नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 25 मार्च 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो दोस्तों, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यह ब्रिक्स देशों का बैंक है और इसके नए सदस्य के रूप में दोस्तों मिस्र को शामिल किया गया है। अभी तक दोस्तों ध्यान रखें, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके 5 सदस्य देश थे, 5 सदस्य देश थे। लेकिन दोस्तों नवीनतम 6वां सदस्य देश कौन सा है? तो मिस्र है। दोस्तों ये 5 सदस्य देश आपको पता होगा जो ब्रिक्स हैं, BRICS। इसमें दोस्तों 5 ब्रिक्स जो संगठन है इसमें 5 देश हैं और उन्हीं 5 देशों का जो है बैंक वह न्यू डेवलपमेंट बैंक है। और इस बार दोस्तों मिस्र को जो है 6वें नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ब्रिक्स दोस्तों मैंने बताया 5 देश इसमें शामिल है। कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसमें दोस्तों ब्रिक्स जो है सन 2001 में जिम ओ'नील ने दोस्तों ब्रिक्स की संकल्पना दी थी। लेकिन दोस्तों जब 2001 में जिम ओ'नील ने दोस्तों संकल्पना दी थी तो उन्होंने दोस्तों ब्रिक की संकल्पना दी थी, यानी दोस्तों BRIC, यानी दोस्तों जो इसके अक्षर हैं उसके ही दोस्तों उससे ही देशों के नाम संबोधित होते हैं। बी से दोस्तों हो गया आपका ब्राज़ील, उसके बाद दोस्तों आर से रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया दोस्तों और सी से दोस्तों चीन हो गया। तो दोस्तों शुरुआत में जब जिम ओ'नील ने 2001 में ब्रिक की संकल्पना दी थी तो उसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था। 2009 में दोस्तों रूस के येकिंतबर्ग में पहली बैठक ब्रिक की आयोजित की गई और 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें शामिल किया गया। तो ध्यान रखें, जो ब्रिक है इसकी संकल्पना किसने दी थी? वर्ष 2001 में जिम ओ'नील ने दोस्तों इसकी संकल्पना दी। 2009 में इसकी पहली बैठक रूस के येकिंतबर्ग में आयोजित की गई और वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें शामिल किया गया। तब से ही दोस्तों इसका जो ब्रिक का नाम पूरा हो गया ब्रिक्स, BRICS, यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। तो ध्यान रखें दोस्तों, आगे देखिएगा। वर्ष 2014 में ब्राज़ील के दोस्तों फोर्टलेजा सम्मेलन में ब्रिक्स देशों की बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया गया। ध्यान रखें, न्यू जो डेवलपमेंट बैंक है इसका गठन कब किया गया? तो वर्ष 2014 में ब्राज़ील में दोस्तों जो फोर्टलेजा सम्मेलन हुआ उसी में ही दोस्तों इसका गठन किया गया। और यह दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक यह नाम देने वाला कौन था? तो हमारे भारतीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने दोस्तों इस बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक दिया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दोस्तों चीन में। आगे देखिएगा। अगला दोस्तों पॉइंट है, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपको पता होगा इस वर्ष 2023 में जो गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया कौन से क्रम का था? तो दोस्तों 74वें क्रम का था और इस बार भारत के मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जब दोस्तों ये मिस्र के राष्ट्रपति भारत आए गणतंत्र दिवस पर, इसी दौरान दोस्तों भारत और मिस्र के मध्य एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। इसका नाम क्या था? तो साइक्लोन फर्स्ट जो है युद्ध अभ्यास या भारत और मिस्र के मध्य दोस्तों आयोजित किया गया। और इसका आयोजन हुआ कहाँ था? तो राजस्थान में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। यह भी आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिएगा। अगला दोस्तों पॉइंट है, ब्रिक्स की 2023 में 15वीं बैठक कहाँ होगी? तो 2023 में दोस्तों इसकी कौन सी बैठक है, कौन सी क्रम की बैठक है? तो 15वें क्रम की बैठक है। और आयोजित कहाँ होगी? तो दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सबा कुरैशी किस देश से संबंधित हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसके दोस्तों 77वें सत्र की अध्यक्ष जो हैं सबा कुरैशी। ध्यान रखें, नाम जरूर ध्यान रखें दोस्तों। या किस देश से संबंधित है? तो हंगरी, या दोस्तों हंगरी की राजदूत हैं सबा कुरैशी। इन्हें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे देखिएगा।
अगला दोस्तों पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 23-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है। तो वर्ष 2023-24 में दोस्तों भारत की जो आर्थिक विकास दर है वह 6.5% जो है अनुमानित की गई है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों यह भी है। ये दोनों प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जो दूरसंचार संघ है इसकी स्थापना कब हुई। तो वर्ष 1865 में इसकी स्थापना की गई और मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसलिए दोस्तों इसका दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार जो केंद्र है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। आगे देखिएगा। अगला दोस्तों पॉइंट है भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसने प्रारंभ किया है। तो ध्यान रखें प्रोजेक्ट एलोरा किससे संबंधित है। तो भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने से संबंधित है प्रोजेक्ट एलोरा, और इसे दोस्तों प्रारंभ किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ध्यान रखें माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों इसे प्रारंभ किया है। आगे देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया। तो जो दोस्तों आरबीआई है इसके द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो है इसका शिलान्यास जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। आरबीआई की बात की जाए दोस्तों स्थापना कब हुई। 1 अप्रैल दोस्तों 1935 को। और अधिनियम कब का है। तो एक्ट है दोस्तों 1934 का एक्ट है और स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो वर्ष 1949 को दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। ध्यान रखें शुरुआत में दोस्तों आरबीआई का जो मुख्यालय था वह मुख्यालय जो है यह कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में दोस्तों आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। तो आरबीआई के गवर्नर हैं दोस्तों शक्तिकांत दास जी। और यह दोस्तों 25वें क्रम के गवर्नर हैं। ध्यान रखें 25वें क्रम के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। और दोस्तों इन्हें दोस्तों इस वर्ष आपको पता होगा भी, मैंने पिछली क्लास में बताया है, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी शक्तिकांत दास जी को दिया गया था। ध्यान रखें दोस्तों अगर पहले गवर्नर की बात की जाए तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे। वह थे दोस्तों ओसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर की बात की जाए, अगर पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। भारतीय गवर्नर तो दोस्तों पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आगे देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया। तो विश्व क्षय रोग दिवस तो दोस्तों या विश्व टीबी दिवस जो है यह किस थीम के साथ मनाया गया। इस वर्ष 2023 की थीम है दोस्तों यस वी कैन एंड इट, या दोस्तों एंड टीबी। यह इसका दोस्तों वर्ष 2023 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी दोस्तों, यानी टीबी या क्षय रोग या इसे ही दोस्तों तपेदिक बोला जाता है। इसका जीवाणु कौन सा है। तो जीवाणु है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम इसका जीवाणु है। और इसके जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे। तो रॉबर्ट कोच जो हैं वह दोस्तों इसके जीवाणु के खोजकर्ता थे। वर्ष 1882 में दोस्तों इन्होंने इस जीवाणु की खोज की और इसके लिए दोस्तों ध्यान रखें रॉबर्ट कोच जो हैं इन्हें वर्ष 1905 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार भी दोस्तों दिया गया था। और इसी खोज के लिए 24 मार्च को दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखें जो रॉबर्ट कोच थे इन्होंने दोस्तों 24 मार्च 1882 को ही इस जीवाणु की खोज की थी, इसीलिए 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा अगर टीबी की बात की जाए तो टीबी यानी दोस्तों क्षय रोग या तपेदिक इसका टीका क्या है। टीका कौन सा है। तो बीसीजी जो है
बैसिलस कालमेट गुरिन यह इसका टीका है। अगर आपसे पूछा जाए कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य क्या है, तो 2025 दोस्तों इसका लक्ष्य है, टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य है इसका। अगर विश्व में टीबी उन्मूलन की बात की जाए, विश्व में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या है, तो वर्ष 2030 जो है दोस्तों, यह विश्व में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है। और हमारे भारत में जो टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य क्या है, वर्ष 2025। आगे देखिएगा। अगला दोस्तों पॉइंट है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक जो कॉरिडोर परियोजना है, इसकी आधारशिला तुमकुर कर्नाटक में रखी गई है। तुमकुर कर्नाटक में, ध्यान रखें। अभी दोस्तों तुमकुर कर्नाटक की बात की जाए तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण जो कंपनी है, हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी जो है, वह भी दोस्तों तुमकुर कर्नाटक में ही स्थापित की गई है। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस सांसद की लोकसभा सदस्यता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत रद्द हुई है। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी, इनकी दोस्तों लोकसभा सदस्यता जो है वह रद्द कर दी गई है। और किस अधिनियम के तहत, तो जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम 1951, इसकी धारा 8(3) के तहत इनकी सदस्यता रद्द की गई है। दोस्तों प्रकरण क्या था, हम लोग देखते हैं। बात है दोस्तों वर्ष 2019 की। कोलार कर्नाटक में रैली के दौरान दोस्तों राहुल गांधी जी ने जो भाषण अपना दिया, उसमें मोदी सरनेम वाले जो लोग हैं उनको दोस्तों चोर कहा था। तो दोस्तों यह प्रकरण था। इसके बाद दोस्तों जो बीजेपी विधायक हैं पूर्णेश मोदी, इन्होंने सूरत कोर्ट में राहुल गांधी पर मानहानि का केस कर दिया था। यह बात थी दोस्तों वर्ष 2019 की। अब दोस्तों वर्ष 2023 में 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोस्तों दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद और उसके साथ 15,000 रुपये जुर्माना लगाया। और इसके बाद दोस्तों और जो सूरत कोर्ट है, उसने राहुल गांधी को 30 दिन का दोस्तों समय भी दिया था कि वह उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में जो है अपील कर सकते हैं। तो यह बात दोस्तों कब की है, 23 मार्च 2023 की। लेकिन 24 मार्च 2023 को दोस्तों लोकसभा जो सचिवालय है, इसने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। ध्यान रखें, 24 मार्च 2023 को लोकसभा जो सचिवालय है, इसने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। और वर्तमान में दोस्तों जो राहुल गांधी जी थे, यह जो सांसद कहाँ से थे, तो आपको पता होगा वायनाड केरल से यह सांसद थे। ध्यान रखें, इनकी लोकसभा सदस्यता दोस्तों रद्द की गई है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें दोस्तों कहा गया है कि किसी भी एमएलए या एमपी को, कोई भी दोस्तों एमएलए हो या एमपी हो, अगर उसको 2 वर्ष या इससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसकी लोकसभा सदस्यता या विधानसभा सदस्यता जो है वह रद्द कर दी जाएगी। तो इसी के तहत दोस्तों राहुल गांधी जी जो हैं, इनकी लोकसभा सदस्यता जो है वह रद्द कर दी गई है। इसमें दोस्तों जो लोकसभा सचिवालय है, इसने सदस्यता जो रद्द की है, उसमें आधार क्या रखा है, तो अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधि एक्ट जो 1951, इसकी धारा 8(3) को आधार रखा है। ये दोनों पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखें कि जो सदस्यता रद्द की गई उसके आधार क्या रखे गए हैं। तो आधार है दोस्तों अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 8(3। दोस्तों प्रश्न में इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही है कि आधार इसके आप लोग जरूर ध्यान रखें। और ये दोस्तों जो जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 है, इसमें दोस्तों मैंने बताया क्या कहा गया है कि कोई भी एमपी या एमएलए है, उसे अगर 2 वर्ष या इससे अधिक जो है 2 वर्ष से अधिक दोस्तों सज़ा सुनाई जाती है, तो उसकी लोकसभा सदस्यता या विधानसभा सदस्यता जो है वह रद्द कर दी जाएगी। आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में लोकसभा महासचिव कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, यह वर्तमान में लोकसभा महासचिव हैं। आगे देखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है।
तो मध्य प्रदेश ने दोस्तों राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, इसमें दोस्तों यह कहाँ आयोजित किए गए, तो आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश। ध्यान रखें कौन से क्रम के हैं, 5वें क्रम के हैं, और आयोजन कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ। इसमें दोस्तों पहले स्थान पर कौन रहा, पहले स्थान पर कौन रहा, तो इसमें पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो हरियाणा जो है दोस्तों यह दूसरे स्थान पर रहा। और तीसरे स्थान पर कौन रहा, तो मध्य प्रदेश जो है वह तीसरे स्थान पर रहा। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो राखी कपूर जो हैं दोस्तों वह नाउ यू ब्रीथ पुस्तक की लेखक हैं। अगला प्रश्न है राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो राजीव गांधी जल संचय योजना जो है इसका दूसरा चरण राजस्थान में ही दोस्तों प्रारंभ हुआ है। और कब प्रारंभ हुआ, तो 22 मार्च 2023 को। 22 मार्च को आपको पता होगा विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। इसी दिन दोस्तों जो राजीव गांधी जल संचय योजना है इसका दूसरा चरण प्रारंभ किया गया। पहला चरण इसका कब प्रारंभ हुआ था, तो 20 अगस्त वर्ष 2019 को दोस्तों इसका पहला चरण प्रारंभ किया गया था। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो चौथे दोस्तों आसियान भारत जो युवा शिखर सम्मेलन है इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद में। अगला पॉइंट है फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा, तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया, फिजी में। और कौन से क्रम का आयोजन हुआ है, तो 12वें क्रम का। ध्यान रखें 12वें क्रम का दोस्तों आयोजन हुआ है। अगला पॉइंट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट है इसका 2023 में आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है हाल ही में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है, तो मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक जो है 2023 इसको पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। और पहला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है दोस्तों। इसमें मीडिया कर्मियों की दोस्तों सुरक्षा से संबंधित जो है विधेयक पारित किया गया है। आगे देखते हैं, अगला दोस्तों पॉइंट है वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, तो हार्बिंगर जो है दोस्तों इसके दूसरे संस्करण का आयोजन जो है आरबीआई के द्वारा किया जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड यह दोस्तों दिया गया है आसिफ शेख को, जो कि नेपाल के दोस्तों क्रिकेटर हैं। यह अवार्ड दोस्तों पहली बार दिया जा रहा है, ध्यान रखें पहली बार दिया जा रहा है और दिया गया है आसिफ शेख को, जो कि दोस्तों नेपाल के क्रिकेटर हैं। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है यूट्यूब के नए सीईओ कौन है, तो नील मोहन जो हैं दोस्तों यह यूट्यूब के नए सीईओ हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 इसमें दोस्तों विजेता कौन रहा, तो विजेता रहा सौराष्ट्र। और उप विजेता कौन रहा, तो बंगाल जो है वह उप विजेता रहा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो दोस्तों अखिल भारतीय जो पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप है इसका कौन सा संस्करण है, 71वां संस्करण है। और आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभंकर क्या है, तो शुभंकर दोस्तों तेजस है, तेजस दोस्तों या बारह सिंह एक है, तो शुभंकर जो है तेजस है। और दोस्तों किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो एसएसबी जो है एसएसबी इसके द्वारा ही दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें दोस्तों 3 खेल शामिल हैं, कौन कौन से 3 खेल हैं, खो खो है, एथलेटिक्स है और साइकिलिंग जो है, यह 3 खेल इस दोस्तों चैंपियनशिप में शामिल किए गए हैं। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों देखते हैं, अगला दोस्तों पॉइंट है नीति आयोग के नए सीईओ कौन हैं, तो BVR सुब्रमण्यम जो हैं वह नीति आयोग के नए
CEO हैं। और अध्यक्ष तो आपको पता होगा, जो PM होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी जो हैं, सुमन के बेरी दोस्तों, यह वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, भारत का द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है? तो सिंगापुर के साथ दोस्तों भारत द्वारा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है। आगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस वर्ष दोस्तों 2023 में ही जो सुप्रीम कोर्ट है भारत की दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, उसने दोस्तों अपना पहली बार स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना दिवस दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपना मनाया है इस बार पहली बार। और इसमें दोस्तों मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों किसे बुलाया था? मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया था? तो सिंगापुर के दोस्तों जो चीफ जस्टिस हैं सुंदरेश मेनन, इन्हें दोस्तों बुलाया गया था। क्या दोस्तों? मुख्य अतिथि थे। तो ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों वर्ष 2023 में ही अपना पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया है। और इस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे दोस्तों बुलाया था? तो सुंदरेश मेनन को, जो कि दोस्तों सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं। तो ये तो दोस्तों करंट अफेयर की तरफ से आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।